हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग को स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारपेन एकेडमी में। जी बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 9th वालों बच्चों के लिए, जिसमें हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल वन शॉट वीडियो, मतलब फुल चैप्टर के बारे में बात करेंगे। फुल चैप्टर का मतलब ये होगा बच्चा, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शंस के साथ साथ बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स और जहां तक जितने भी फुल चैप्टर में टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझे, और जहां भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट जरूर करना है। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास क्वाड्रिलेटरल हम लोग शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ बेसिक डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग बात कर ले तो ये क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल हम लोग सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो अगर 4 लाइन सेगमेंट्स का अगर आपके पास एक क्लोज्ड पॉलीगॉन्स अगर हुआ तो आप उसको क्या कहिएगा, क्वाड्रिलेटरल, है कि नहीं। जैसे अगर आप यहाँ पे ये फिगर देख रहे हो, आप ये अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से भी अगर लिखा हुआ रहता तब हम इसको क्या कह सकते थे, पॉलीगॉन्स ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पॉलीगॉन्स है, जैसे मान लीजिए इसको इस तरीके से किए। अच्छा, पॉलीगॉन्स किसको कह सकते हैं, जहां पे क्लोज फिगर होगा और जहां पे 3 से ज्यादा साइड होना चाहिए। अगर 3 से ज्यादा अगर साइड है, 3 साइड्स है या उससे ज्यादा साइड है, ठीक है ना, अब उसको क्या कहेंगे, पॉलीगॉन। तो क्वाड्रिलेटरल भी आपका क्या है, पॉलीगॉन है। और इसमें आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे आपके पास 4 जो है ना, यहाँ पे आपको साइड नजर आ रहा है ना। जैसे आज इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे देखो ए बी एक ये साइड हुआ, एक बी सी साइड हुआ, एक सी डी साइड हुआ, एक डी ए साइड हुआ। ठीक है, कितने साइड हुआ, 4 गो साइड हुआ। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे डायगोनल के हिसाब से, तो डायगोनल यहाँ पे आपको कितना नजर आ रहा है, तो डायगोनल यहाँ पे होता है 2। ठीक है, डायगोनल्स इसमें कितने माने जाएंगे, तो 2 डायगोनल्स यहाँ पे हो जाएंगे, 2 डायगोनल्स। एक डायगोनल्स हम लोग कहेंगे एसी को डायगोनल्स बोलेंगे, एक दूसरा क्या कहेंगे यहाँ पे, बीडी को डायगोनल्स बोलेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, जब क्वाड्रिलेटरल इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स। ठीक है, या आप कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन इट्स क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स के हिसाब से आप कह सकते हो ये क्या हो जाएगा, आपका क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको समझना होगा बच्चा। जैसे देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे आपको क्या समझना पड़ेगा, 2 साइड्स हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड। जैसे आप यहाँ देखो, कॉमन अगर एंड पॉइंट अगर होता है, जैसे ध्यान से देखना, एडजेसेंट साइड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको बेसिक अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा बच्चा, तो आप जो है ना प्रूफ नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस में प्रूफ करने के लिए मिलेगा, और साथ ही साथ अगर कहें तो एग्जांपल्स या थ्योरम में आपको भी मिलेगा। इसीलिए आपको पहले बेसिक्स को क्लियर करना होगा। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस एक्सरसाइज को आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखो, एडजेसेंट साइड्स की अगर बात करें तो मैंने बोला यहाँ पे जिसके एंड पॉइंट कॉमन होना है, जैसे मान लो ए डी, और फिर यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये डी सी। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, ये डी इसका क्या नजर आ रहा है, इसका कॉमन यहाँ पे एंडिंग पॉइंट नजर आ रहा है। इधर से अगर ये आया, फिर इधर से ये आया, तो यहाँ पे डी वाले पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, एंडिंग हो रहा है, तो आप इसको कहिएगा एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड्स होने के लिए आपका कॉमन यहाँ पे वर्टिसेज होना बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, समझ में आ गया। सेकेंड बात करके हैं, 2 साइड्स हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड अपोजिट साइड्स। देखिए अपोजिट साइड तो यहाँ पे सिंपल से भाषा में आप समझ सकते हो भाई। जैसे देखो ये एडी, ठीक है, अब एडी के अपोजिट में सामने वाले जो होगा उसी को हम बोलते हैं अपोजिट। ठीक है, इसका कोई भी जो है ना कॉमन वर्टिसेज नहीं, ठीक है, इसका कोई भी एडजेसेंट की बातें नहीं होगा। तो यहाँ पे अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, तो अपोजिट साइड हो जाएगा एडी, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे बीसी। ठीक है, ये अपोजिट साइड हुआ। यहाँ पे इक्वल मत करना बात, ठीक है ना, इक्वल के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में ये नहीं समझना है कि एडी के इक्वल हो जाएगा बीसी, ऐसा नहीं होता है बच्चा। ठीक है, बस आपको ये समझा रहे हैं, इसके एडी का अपोजिट में एसी जो होगा, बीसी जो होगा ना, वो एक तरीके से हो जाएगा अपोजिट साइड्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें बच्चा, तो बोला कि 2 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन आर्म आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव एंगल्स। कंसेक्यूटिव एंगल्स का मतलब होता है लगातार। ठीक है, अब ये लगातार एंगल्स की अगर बातें कर रहे हैं, यहाँ पे कंसेक्यूटिव एंगल्स की अगर बातें कर रहे हैं बच्चा, तो इसके लिए क्या समझना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें हमने क्या लिखा, जो 2 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसे एक ये एंगल, ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर देखें तो एक ये एंगल, जैसे मान लीजिए एंगल डी,
ठीक है, ये आप एंगल ए भी मान सकते हो। अब यहाँ पे ये जो लगातार एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग कॉमन आर्म, ये ए बी क्या हो जाएगा, कॉमन आर्म होगा। जैसे आप मान लीजिए ऐसे करके आप लेके जाओ, ठीक है, आप ध्यान समझना यहाँ पे, अगर आप ऐसे करके लेके आए तो ये एक एंगल बना, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे करके लेके गए ये एंगल बना, तो आप देखो ये पूरे इस तरीके से टच कर दिया जाए तो ये आर्म हुआ, भुजा हुआ, इस तरीके से कह सकते हैं, ये साइड हुआ, ये क्या है, कॉमन है, तो आप इसको क्या कहिएगा, कंसेक्यूटिव एंगल्स कहिएगा, ठीक है। टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन आर्म आर कॉल्ड इट्स अपोजिट एंगल। ये भी बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो बच्चा क्या करना होगा, अपोजिट एंगल, जैसे आपने देखा यहाँ पे AD के अपोजिट में BC क्या था, अपोजिट साइड्स, उसी तरीके से यहाँ पे एंगल D के अपोजिट में क्या हो जाएगा, एंगल B, ये हो जाएगा अपोजिट एंगल, ठीक है। अभी फिलहाल ये इक्वल नहीं होगा, सिर्फ ये क्वाड्रिलेटरल के हम जान यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे देखो एंगल C, तो एंगल C के इक्वल्स में क्या हो जाएगा, एंगल A, मतलब ये अपोजिट एंगल है, इक्वल्स नहीं है, अपोजिट एंगल। इसमें कौन सा होगा, एंगल ए के अपोजिट में क्या दिख रहा है, एंगल सी, और एंगल डी के अपोजिट में क्या दिख रहा है, एंगल बी। बात समझ में आ गया। तो क्वाड्रिलेटरल किसको कह सकते हैं, जो 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड रहेगा उसी को आप कह सकते हैं वहां पर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में 2 होते हैं साइड्स, 4 होते हैं वर्टिसेज, ठीक है ना, और 2 होते हैं डायगोनल्स, और सबसे बड़ी बात इसके जो सम होते हैं, इसके एंगल्स का जो सम होते हैं, ठीक है, इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे के यहाँ पर अगर बात करें बच्चा, तो जो कि हम लोग यहाँ पे स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे ये जो मैंने 6 टाइप्स का जो क्वाड्रिलेटरल लिया है बच्चा, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, ये ध्यान रखना, ये स्पेशल टाइप्स में आता है। ये स्पेशल टाइप्स ऑफ क्या होते हैं बच्चा, ये क्वाड्रिलेटरल होते हैं। अब ये स्पेशल टाइप्स में क्वाड्रिलेटरल क्यों होते हैं, क्योंकि ध्यान सुनो, कौन कौन से स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा बच्चा। सबसे पहली बात आप कह सकते हो पैरेललोग्राम, दूसरा क्या होगा, स्क्वायर, तीसरा क्या होगा, रेक्टेंगल, चौथा क्या होगा, रोम्बस, पांचवा क्या होगा, ट्राइपीजियम बोल सकते हैं इसको, और छठा क्या होगा, काइट। ये स्पेशल टाइप्स ऑफ क्या है, क्वाड्रिलेटरल। और जब तक इसके बारे में अगर आप नहीं समझते हो तब तक आपका कोई भी थ्योरम या कोई भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस नहीं बनेगा, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पे एक एक करके समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे समझते हैं जो पैरेललोग्राम किसको कह सकते हैं। तो देखो बच्चा, पैरेललोग्राम के लिए क्या होना जरूरी है, तो पैरेललोग्राम का कहता है यहाँ पे कहानी, जो अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल। जैसे मान लीजिए ए बी सी और डी ऐसे मैंने लिया, ठीक है ना, तो अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो ए बी के जो अपोजिट्स होगा वो डी सी वो क्या हो जाना चाहिए, पैरेलल। तो यहाँ पे ए बी जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसका, डीसी का या सीडी का, ये होना जरूरी है। अपोजिट साइड इसका क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे जब ए बी पैरेलल, यहाँ पे डीसी मैंने बोला, तो यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू डीसी भी हो सकता है, ठीक है ना। या यहाँ पे आप कह सकते हो एडी पैरेलल यहाँ पे बीसी भी होगा, तो अब यहाँ पे एडी इक्वल्स टू बीसी भी कह सकते हो। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर कहे बच्चों, तो अपोजिट इसका एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे क्वाड्रिलेटरल में इक्वल्स नहीं, वो सिर्फ अपोजिट एंगल्स था, लेकिन पैरेललोग्राम में अगर बात करें तो अपोजिट जो एंगल्स होगा वो हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे एंगल ए, तो एंगल ए के अपोजिट में एंगल क्या दिख रहा है, सी। अगर मान लीजिए अगर ये 50 डिग्री है ना, तो 100% से ये भी क्या होगा, 50%, सॉरी 50 डिग्री होगा, परसेंटेज नहीं, सॉरी। ये कितना, अगर 50 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का क्या कहता है, प्रॉपर्टीज। मतलब अगर अपोजिट एंगल अगर जो भी दिया गया उसके सामने वाले जो होगा वो एंगल हमेशा क्या होगा, इक्वल ही होगा। अब ये एंगल अगर बात करें, जैसे देखो ये AD किसके पैरेलल है, BC का। जब AD पैरेलल अगर BC का है ना, ये जब दोनों पैरेलल होता है तो इसको क्या माना जाएगा बच्चा, ट्रांसवर्सल। और जब ये ट्रांसवर्सल होगा तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल का जो सम होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। और ये 180 डिग्री जो होगा ना, इसका सम होगा को इंटीरियर्स। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए लाइन्स एंड एंगल्स में मैंने आपको बताया है, जब अगर मान लीजिए 2 लाइन अगर इस तरीके से अगर पैरेलल होता है ना बच्चा, तो यहाँ पर अगर एक एंगल दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये तभी हो सकता है जब ये लाइन इस लाइन के क्या होता है, पैरेलल होता है ना। सेम उसी तरीके से जब यहाँ पे पैरेललोग्राम क्या कहता है, जब अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, इक्वल एंड पैरेलल। इसका मतलब ये इसके अगर पैरेलल है,
अगर ये 50 डिग्री है तो ये दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो 130 प्लस 50 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अगर अब ये 130 डिग्री हुआ तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा बच्चा 130 डिग्री ही होगा। अब ये सारे एंगल जो इंटीरियर है पैरेललोग्राम का वो कितना डिग्री हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, ये बात है आपको समझ में आ गया पैरेललोग्राम के बारे में। हाँ, डायगोनल्स यहाँ पे क्या होगा इक्वली बाइसेक्ट कर देगा। डायगोनल्स क्या होता है पैरेललोग्राम में इक्वली बाइसेक्ट कर देता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चा अब बात करते हैं यहाँ पे स्क्वायर, मतलब यहाँ पे अगर देखें तो सेकंड वाले अगर बात करें तो स्क्वायर। स्क्वायर बहुत ही सिंपल है। स्क्वायर के लिए क्या होता है जो सारे के सारे साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, हाँ या ना, जरूर बताना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो ए बी पैरेलल हो सकता है आपका डी सी, बी सी पैरेलल हो सकता है आपका ए डी। जब ये पैरेलल हो सकता है तो यहाँ पे ये इक्वल भी हो जाएगा। स्क्वायर को आप पैरेललोग्राम कह सकते हो, स्क्वायर को आप पैरेललोग्राम कह सकते हो, लेकिन पैरेललोग्राम को आप स्क्वायर नहीं कह सकते हो। बात समझ में आया, हमेशा ध्यान रख रखिए और कैसे भी पता चलेगा। जैसे ये तो समझ में आ गया, तो ए बी के पैरेलल डी सी हो जाएगा, ए बी के पैरेलल बी सी हो जाएगा, ठीक है ना। और ए बी, अच्छा स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टीज कहता है जो ऑल साइड्स क्या होते हैं इसके इक्वल्स होते हैं, ठीक है ना। तो जब इसके सारे साइड्स अगर इक्वल हो जाएंगे, सारे के सारे साइड्स क्या हो जाएंगे इक्वल, पहली बात। दूसरी बात मैंने अभी बताया है वैसे ए बी पैरेलल डी सी मतलब इसके अपोजिट साइड क्या होता है इक्वल एंड पैरेलल होता है। तीसरी बात इसका हर एक एक एंगल मतलब ईच एंगल की अगर बात करें बच्चा 90 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री हुआ तो ये सारे के सारे एंगल जो है ना इसका स्क्वायर का क्या होता है 90 डिग्री होता है। बात समझ में आ रहा है। उसी तरफ अगर बात करें इसके जब डायगोनल्स अगर होंगे ना, जब इसके डायगोनल्स अगर मान लीजिए बाइसेक्ट कराते हैं तो ये सारे डायगोनल्स का जो बाइसेक्ट होने की वजह से सब एक दूसरे से क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। और यहाँ पे जब बाइसेक्ट करेगा तो ये 90 डिग्री हो जाता है, वैसे रोमबस के लिए होता है कि यहाँ पे भी हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो क्या समझे स्क्वायर के बारे में, तो स्क्वायर के अपोजिट साइड जो होता है इक्वल एंड पैरेलल होता है। स्क्वायर के हर एक एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसके डायगोनल्स जो है इक्वल होते हैं और इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। मालूम चल गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल किसको कह सकते हैं बच्चा, जैसे रेक्टेंगल को भी आप कह सकते हो पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल नहीं कह सकते। उसका रीजंस आपको अभी बताएंगे, लेकिन पहले समझिए ये रेक्टेंगल के लिए हम लोग अभी तक क्या सुने हैं समझे हैं, जिसके जो हर एक एक एंगल होता है इसका भी कितना डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, हाँ या ना। आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। रेक्टेंगल का जो हर एक एक एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। और इसके सबसे बड़ी बात क्या है ना, इसके अपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड क्या होता है ये पैरेलल होता है, ये तो पता चल ही रहा है, ठीक है ना। अपोजिट साइड इसका क्या होता है इक्वल होता है और ऑल एंगल्स इक्वल्स एंड मेजर 90 डिग्री, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। ये होता है आपका रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का बात समझ में आ गया। और रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चा, यहाँ पे जो डायगोनल्स होगा वो बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब मैं बात कर लेता हूं रोम्बस का। रोम्बस क्या होता है, तो रोम्बस यहाँ पे ऑल साइड इसके क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो फिलहाल इसको आप रोम्बस को भी एक तरीके से पैरेललोग्राम कहिएगा जरूर, लेकिन पैरेललोग्राम को आप रोम्बस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी बता रहे सबको एक बार समराइज करके। पहली बात आप समझ लो, जो रोम्बस यहाँ पे ऑल साइड्स क्या होगा इसके इक्वल होंगे और इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए रोम्बस आपने बनाया, जैसे आपने यहाँ पे अगर एक रोम्बस बनाया तो रोम्बस में क्या होगा इसके अपोजिट जो साइड्स होंगे, अच्छा इसके सारे के सारे साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है जो रोम्बस का जो डायगोनल बाइसेक्ट करता है वो कितना डिग्री से करता है 90 डिग्री से करता है, इक्वल नहीं होता। हाँ ये वाले कह सकते हैं, ये जो साइड होगा ना इस साइड के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ O है और A और यहाँ पर अगर मान लेते B, तो OB बराबर में क्या हो जाएगा OA हो जाएगा, OA बराबर में OB हो जाएगा ये जरूर, ठीक है ना। फिर यहाँ पर मान लीजिए अगर ये C है और ये अगर D है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा OD बराबर में क्या हो जाएगा OC। लेकिन यहाँ पे AB बराबर में DC नहीं होता, इसके डायगोनल्स बराबर नहीं होते, हाँ लेकिन डायगोनल्स बाइसेक्ट कर देता है इक्वल।
ठीक है, बात समझ में आ गया। ये होता है रोम्बस। तो रोम्बस मेरा पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम मेरा रोम्बस नहीं हो सकता है। अब यहाँ देखो ट्राइपीजियम, तो ट्राइपीजियम बोलो या यहाँ पे जो है ना हम लोग अगर कह सकते हैं यहाँ पे ट्राइपोजॉइड लिखा हुआ है। तो ट्राइपीजियम किसको कह सकते हैं बच्चा? जिसके वन पेयर ऑफ साइड्स अगर कहा जाए, जो अपोजिट जो साइड्स होता है ना उसके वो पैरेलल होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस तरीके से रोम्बस बनाया, ठीक है, ये देखो ये साइड और ये साइड इसके क्या हो जाएंगे? पैरेलल। जैसे ये ए और बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। तो ए बी जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा सी डी का, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन जो ए सी है ना वो पैरेलल नहीं होता है बी डी का, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? नॉन पैरेलल साइड। बस इसमें इतनी ही बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ट्राइपीजियम अगर कहें तो ये मेरा हम लोग का क्या हो सकता है? पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन कैसे तो उसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन लेके देखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हम लोग को ये समझना है जो ट्राइपीजियम होगा अपोजिट साइड क्या होता है बच्चा? पैरेलल होता है और एडजेसेंट एंगल्स ऐड अप टू 180 डिग्री। बात सिंपल है। एडजेसेंट एंगल का मतलब ये होगा, जैसे देखो जब ये लाइन इस लाइन के अगर पैरेलल अगर हुआ, जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और इसको मान के चलते हैं ये ट्रांसवर्सल है, जब ये आपका ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाना चाहिए? 180 डिग्री हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इसके क्या है? पैरेलल है। जब ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल अगर होगा तो कंसेक्यूटिव एंगल से या कोइंटेड से क्या हो जाएगा? या एडजेसेंट सम की वजह से, ठीक है ना, एडजेसेंट एंगल के सम की वजह से। आप एडजेसेंट एंगल का सम बोलो, कंसेक्यूटिव एंगल्स बोलो या कोइंटेड बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों एक ही है, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा? इसका सम जो होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो ट्राइपीजियम के बारे में भी समझ में आ गया होगा। आप लोग अच्छे तरीके से मेरे बातों को ध्यान से सुने, मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। अब बाकी बात यहाँ पे मैंने इसको लिख भी दिया। देखो आगे बोला गया काइट। काइट की अगर बात करें तो काइट जो होता है ना, बिल्कुल अगर हम बात करें पतंग, काइट मतलब पतंग की तरह, तो यहाँ पे इसके एडजेसेंट जो होगा वो इस तरीके से, मतलब इसका फिगर जो बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे। देखो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो क्या होगा? इसका एडजेसेंट जो होगा, एडजेसेंट जो साइड होगा ए बी और ए सी, ये हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। तो एडजेसेंट साइड के लिए मैंने अभी क्या डेफिनेशन दिया? जिसके कॉमन वर्टिसेज होना चाहिए, ठीक है, जिसका एंडिंग जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कॉमन। जैसे यहाँ पे ए बी और यहाँ पे ए सी, तो इसका एंडिंग ये होगा ना, इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दिया जाएगा, तो इसको इसी वजह से क्या कह सकते हैं? इसको एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड होने के लिए क्या होना जरूरी है बच्चा? तो होना जरूरी है उसके कॉमन वर्टिसेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है? ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए ये बात तो समझ में आ गया। तो अब देखो एडजेसेंट साइड क्या होना चाहिए? इसके इक्वल, एंड वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इसके इक्वल्स होते हैं। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वन पेयर ऑफ जो अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो क्या हो सकते हैं? वो इक्वल हो सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको स्पेशल टाइप्स ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल है बच्चा वो आपको समझ में आ चुका होगा। जो कितने होते हैं अब सुनिए, मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल मेरा पैरेललोग्राम हो सकता है, स्क्वायर मेरा पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, काइट भी हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम मेरा ना ही रोम्बस हो सकता है ना ही वो स्क्वायर हो सकता है। क्यों? जैसे पैरेललोग्राम में क्या कहता है? अपोजिट एंगल्स जो होगा इक्वल होगा, ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होगा? इक्वल होगा। अब बताओ बच्चा, जैसे एक स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का हर एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। स्क्वायर का भी क्या होता है? 90 डिग्री। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है? सारे साइड्स इक्वल होता है। क्या पैरेललोग्राम का सारे साइड्स इक्वल होते हैं? नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से ऐसा कंडीशन में नहीं होगा। रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल क्या होता है? अपोजिट जो साइड्स होते हैं उसके इक्वल्स होते हैं, ठीक है ना, और पैरेलल होते हैं। लेकिन स्क्वायर की अगर बात करें सारे साइड्स उसके इक्वल्स होते हैं, ठीक है ना, और सब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, है कि नहीं। तो लेकिन स्क्वायर को आप क्या कह सकते हैं? एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं। रेक्टेंगल को भी आप क्या कह सकते हैं? पैरेललोग्राम कह सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए यहाँ पे सिंबल सा कंडीशन लगा हुआ है, जो अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए? उसके पैरेलल होने चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए और अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, जो कि सब में नहीं होता है, ठीक है ना। इसी वजह से ये सब जितना भी मैंने बात बताया, ये सब जितना भी मैंने बात बताया, इस सब क्या हो सकता है? पैरेललोग्राम हो सकता है। लेकिन पैरेललोग्राम अगर कहें तो ये ना स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, ट्रेपेजियम, ना ही वो काइट हो सकता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे समझते हैं थोड़ा सा और बेसिक। यहां पे मैंने लिया है जो कि बहुत ज्यादा जरूरत है,
कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। इसका सम बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। मतलब सिंपल सा बच्चा, आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, जिसमें एक एंगल इंटीरियर एंगल का अगर बात करें, जिसमें एक एंगल अगर 180 डिग्री से अगर ज्यादा हुआ ना, अगर 180 डिग्री से अगर ज्यादा हुआ, एक इंटीरियर एंगल अगर 180 डिग्री से अगर मान लीजिए अगर ज्यादा होगा, तो आप उसको क्या कहिएगा, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलिएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है जिसके एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है, 180 डिग्री से ज्यादा है, अब उसको क्या कहिएगा, कॉनकेव, वो भी इंटीरियर। और वही अगर बात करें यहाँ पे कॉन्वेक्स के लिए, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसको बोल सकते हैं, तो बोला कि यहाँ पे जिसके एक एंगल 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, लेस। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल उसको कह सकते हैं जहां पे एक एंगल जो होगा वो 180 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, उसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, ये आपका हुआ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और ये हुआ आपका कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको समझना जरूरी है। वो भी इंफॉर्मेशन क्या, ग्रेटर देन 180 डिग्री एक एंगल का, और फिर यहाँ पे लेस देन 180 डिग्री, वहां पे भी एक ही एंगल का होना चाहिए, दो एंगल से ज्यादा नहीं, मतलब एक एंगल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चा। चलिए आगे समझते हैं। आगे यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लोग क्वाड्रिलेटरल का अगर एरियाज निकालना अगर शुरू करें, तो उसके लिए किस तरीके से फॉर्मूला लागू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप स्क्वायर की बात कर लो, ठीक है। अगर स्क्वायर की बात कर लेते हैं तो देखो इसमें किस तरीके से फॉर्मूला, वैसे आप लोग को मालूम होगा एरिया पे स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो आप यहाँ पे एरिया पे स्क्वायर, यहाँ पे साइड इंटू साइड लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो साइड इंटू साइड आप कर सकते हो। एरिया पे स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, या आप कह सकते हो यहाँ पे साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आप सिंपल से लिख सकते हैं यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके बाद बच्चा यहाँ पे पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के लिए यहाँ पे वो डिपेंड करता है जो आपका किस तरीके का सिचुएशन फिगर दिया हुआ, ठीक है ना। वैसे आप फिलहाल क्या लगा दोगे, एरिया पैरेललोग्राम के लिए बेस इंटू हाइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रोम्बस, तो रोम्बस के लिए अगर बात करें, रोम्बस का अगर बात करें बच्चे, यहाँ पे दो फॉर्मूला हो सकते हैं, ठीक है ना। एक तो बेस इंटू हाइट भी होता है, दूसरा होता है यहाँ पे 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स भी होता है, ठीक है ना। और एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो 1/2 और a प्लस बी, तो a प्लस बी यहाँ पे जोड़ने के बाद इसका जो भी होगा उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे ही आ जाएगा। और नहीं तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल लगा सकते हैं, ठीक है। अब काइट की बात करें तो काइट भी डिपेंड करता है किस तरीके का फिगर दिया गया उसके हिसाब से। तो एक तो लगा सकते हैं 1/2 इंटू d1 इंटू d2, तो d1 का मतलब क्या, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 के हिसाब से आप लगा सकते हो। और नहीं तो इसमें दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बेस इंटू हाइट का भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो अगर ऐसा अगर आता है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग को इस एक्सरसाइज क्वेश्चंस में बात करें, एरिया निकालने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हम लोग को क्या करना होगा, प्रूफ करना है। लेकिन क्या है ना, इंट्रोडक्शन है, बेसिक्स है, इसी वजह से मैंने आपको ये सारी बात बताया, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब यहां से आपका सबसे मेन सफर शुरू होता है, ठीक है। तो बच्चा आप लोग ध्यान से इस मेन सफर को पहला क्वेश्चन से आपको शुरू करना है और ध्यान से समझना है, ठीक है ना। क्योंकि ये अभी तक जो भी बात मैंने कर रखा था वो सबका सब बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो आपके 9th क्लास के हिसाब से जो क्वेश्चंस बनाने हैं, और जो बहुत सारे एग्जामिनेशंस में, ठीक है ना, स्कूल्स के एग्जामिनेशन क्वेश्चन बार बार पूछ दिए जाते हैं, वैसा क्वेश्चन मैंने कंसिडर किया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके, ठीक है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम लोग कह सकते हैं, जो एंगल सम प्रॉपर्टी जो होता है क्वाड्रिलेटरल को कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री होगा, इसको हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। जो एक क्वाड्रिलेटरल में, एक क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है इंटीरियर एंगल्स का, वो कितना होता है, 360 डिग्री। वो कैसे होता है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा बच्चा, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शंस लेंगे, ठीक है ना, और कंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हम लोग इसको बनाएंगे। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल लेना है, तो चलो आपको जैसे क्वाड्रिलेटरल लेना है आप ले सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, जैसे बनाना है क्वाड्रिलेटरल सिंपल सी। अब मान लो ए बी सी, हम लोग यहाँ पे टारगेट क्या है पहले तो ये बता दें। लेट यहाँ पे कर लिए, लेट ए बी सी डी इज अ
क्वाड्रिलेटरल। अच्छा बच्चा, हम इसका पूरा स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, ऐसे डॉट लगा देंगे QUAD, ठीक है ना, QAD ऐसे करके लगा दी है, आप समझ में आ जाना ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। अब जैसे मैंने इसको सपोज कर लिया ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, उसके बाद मैं यहाँ पे प्रूफ क्या करने के लिए बोला गया है, तो प्रूफ करने के लिए बोला गया है आपको जो ये क्वाड्रिलेटरल का जो सम होना चाहिए बच्चा, वो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होने चाहिए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले प्रूफ लिख देते हैं यहाँ पे, प्रूफ ये लिख देते हैं सिंपल सा ऐसे, एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस में एंगल डी, तो थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे सपोज कर लिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं टीपी, ठीक है। क्या करना है बच्चा, तो यहाँ पे प्रूफ करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना डिग्री हो जाना चाहिए, 360 डिग्री हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे प्रूफ करना होगा। जब ऐसा अगर प्रूफ करना है तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है क्या क्या जरूरत पड़ेगा, ये तो समझ में आ गया। जब मुझे ये प्रूफ करना है, मैंने यहाँ पे ले लिया क्वाड्रिलेटरल। अब क्या है बच्चा, यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शंस। अब कंस्ट्रक्शंस मतलब यहाँ पे ये वैसे ड्रॉ भी कह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शंस को हटा के सीधा हम यहाँ पे कह देते हैं ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब ड्रॉ क्या किए, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, डी को बी से ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ज्वाइन कर लिया मैंने, ज्वाइन डी बी, इतना बात तो समझ में आ रहा है। अब उसके बाद बच्चा मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसका नेमिंग कर लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ ये एंगल 1 है, इसको मान लेते हैं ये एंगल 2 है, इसको मान लेते हैं ये एंगल 3 है, और इसको मान लेते हैं ये एंगल 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को मेंशन कर देते हैं, जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 वो जो होगा वो एंगल डी के बराबर में होगा, ठीक है। ये आपको मैं यहाँ पे मेंशन करके लिख देता हूँ, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पे एंगल 3, यहाँ पे दूसरी तरफ अगर बात करें तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू हो जाएगा वो एंगल बी के बराबर में होगा ना। इसको भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया। कोई दिक्कत है, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो एंगल डी के बराबर हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अब फिर यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 अगर जोड़ेंगे तो एंगल बी के बराबर हो जाएगा, ये भी बहुत सिंपल है। अब बाकी बात आपको पता होना चाहिए, आप चाहो तो डीबी को ज्वाइन करो या तो सीए को ज्वाइन करो, लेकिन लेना है आपको एक ही डायगोनल्स, ठीक है ना, दो डायगोनल्स लेके आपको नहीं बनाने, कोई एक ही डायगोनल्स लेके बना देने, ठीक है। तो ये सब सेट हो गया, टारगेट सेट हो गया। अब मुझे प्रूफ करना है जो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना डिग्री हो जाना चाहिए, 360 डिग्री हो जाने चाहिए। तो चलो बच्चों अब हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। इतना लिखने के बाद देखो पहले ये सपोज कर लोगे क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एबीसीडी, उसके बाद इस तरीके से आपने प्रूफ का टारगेट सेट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे इसको ड्रॉ करके आपको ये लिख देना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसके बराबर होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इसके बराबर होगा ही होगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या करते हैं इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल लेके, क्योंकि है क्या है ना, स्पेशल हम क्वाड्रिलेटरल को प्रूफ नहीं कर सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक अगर ट्राइंगल आप नहीं लेते हैं तब तक आप प्रूफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल को प्रूफ करने के लिए कोई ऐसा चीज नहीं सीधा 4 पार्ट में 4 इसके साइड्स होते हैं, 4 वर्टिसेज होते हैं, इसको प्रूफ करके दिखाओ, ऐसा नहीं हो सकता है बच्चा। आपको क्वाड्रिलेटरल में या पैरेललोग्राम में, ठीक है, जितने भी आपको अगर आएंगे प्रूफ करने के लिए, शो करने के लिए, आपको ट्राइंगल लेके ही करना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि बिना ट्राइंगल्स का आप क्वाड्रिलेटरल को प्रूफ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब आप ट्राइंगल जो चैप्टर पढ़े हो कॉन्ग्रुएंसी का, तो वो सेम यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से हो, ठीक है ना, या वो हमको गिवन मिले, ठीक है ना, तो वो हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये सीधा नहीं जी एक वो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल दिया गया सीधा प्रूफ कर दो, नहीं, आपको कंस्ट्रक्शन लेके 2 पार्ट में यहाँ पे किए हैं, जो कि 2 ट्राइंगल बना दी, मतलब ट्राइंगल को लेके ही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाए इन ट्राइंगल, अगर बात करें एबीडी की बात नहीं करेंगे, एबीडी चलो ठीक है, बात कर लेते हैं एबीडी। आप एक ये ट्राइंगल लिया ना। अब जैसी ट्राइंगल एबीडी लिया बच्चा, आपको पता होना चाहिए एंगल ए प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 1, इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसको हम लोग कह सकते हैं सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टीज से हो जाएगा, इसको आप मान लो पहला इक्वेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर बात करें बच्चा, अब आ जाओ ट्राइंगल बीसीडी में, तो ट्राइंगल यहाँ पे बीसीडी, जैसे बीसीडी में अगर आते हैं तो यहाँ पे भी देख लो क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो
वैसे 3 एंगल यहाँ पे लिखना चाहिए, लेकिन हम एंगल 1 2 3 मान चुके हैं, तो इसीलिए इसी का यूज करेंगे। तो एंगल यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा, C, अब प्लस में यहाँ पे करेंगे एंगल 2, और फिर यहाँ पे करेंगे एंगल आपका 4, ठीक है। और इसका सम कितना होता है 180 डिग्री, और इसका भी रीजन साफ होगा, सम ऑफ ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी से ही होगा। और इस इक्वेशंस को आप मान लीजिएगा सेकंड इक्वेशंस, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, ऐड कर लेना है। अब जैसे इसको ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अरेंज के साथ लिखता हूँ, ठीक है। नंबर वाला जितना भी है ना उसको एक साथ लिखना चाहता हूँ। वैसे आपको पता है LHS को जोड़ेंगे एक साथ और RHS को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। जैसे एंगल ए है तो एंगल ए, उसके बाद एंगल बी, तो एंगल बी तो है नहीं, तो वहां पे क्या है एंगल 3, तो एंगल 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पे एंगल 1 है तो एंगल 1 लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे एंगल सी है तो एंगल सी लिख देते हैं। फिर एंगल यहाँ पे 2 है, और फिर यहाँ पे क्या है एंगल 4 इक्वल्स टू, देखो बच्चा यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये भी 180 डिग्री है तो यहाँ भी 180 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखो एंगल ए, तो एंगल ए लिख लिया, ठीक है। एंगल बी तो है नहीं, अब एंगल बी कैसे मिलेगा, एंगल बी कैसे मिलेगा, जब हम लोग एंगल 3 प्लस एंगल 4 करेंगे तो मिलेगा। तो देखो यहाँ पे एंगल 3 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, एंगल 3 अब प्लस में जब जोड़ना ही है तो इसको अरेंज करके जोड़ लेते हैं, एंगल 4 हो जाएगा। अब प्लस फिर हमको एंगल डी कैसे मिलेगा बच्चा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे, तो एंगल 1 अब प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा एंगल 2, अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल सी, और 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब इसको बस फाइनली आप आंसर यहाँ पे लिख दो, एंगल ए, एंगल ए। अब देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके बराबर में है, बी के बराबर, ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, तो एंगल यहाँ पे हो जाएगा बी। फिर यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी के बराबर हो जाएगा। और एंगल सी तो ऑलरेडी वैसे है, ये है, इसको जोड़े हैं तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो आप ए बी सी इधर लिखो या डी इधर लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यही हुआ आपका आंसर जो आपको प्रूफ करने थे, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया ना किस तरीके से बोला गया है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, बात समझ में आ गया। ये था आपका फर्स्ट नंबर जो कि एग्जामिनेशंस में, स्कूल के एग्जामिनेशंस में आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब इस चैप्टर का मेन बेसिक अगर कॉन्सेप्ट की अगर बात करें बच्चा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस का। क्या लिखा है यहाँ पे, 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेजर्स 110 डिग्री, 82 डिग्री, 68 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल, ठीक है। अब ये बेसिक सा क्वेश्चन है, वैसे भी आप लोग है ना 6, 7, 8 क्लास से पढ़ के आए होंगे, ठीक है ना, लेकिन मुझे देना है यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट, इसीलिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। देखो आप क्या करो बच्चा, यहाँ पे लेट करो, लेट द, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, यहां पे आप क्या करो, लेट करो, सपोज करो, लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स। चलो फोर्थ एंगल को आप क्या मान लो, एक्स मान लो, क्योंकि इसमें आपसे क्या डिमांड किया जा रहा है, आपसे डिमांड किया जा रहा है फोर्थ एंगल का सम कितना होगा। अब जैसे फोर्थ एंगल की बात कहा जा रहा है तो उसके हिसाब से आपको तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे इसको मान लिया बच्चा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको मालूम होना चाहिए जो सम जो होता है क्वाड्रिलेटरल का, जैसे यहाँ पे क्या दिया, कौन कौन सा एंगल दिया 110 डिग्री, तो हम लोग को पता होना चाहिए। तो चलो एक एंगल दिया 110, फिर दूसरा एंगल दिया हुआ 82 डिग्री, फिर तीसरा एंगल दिया हुआ 68 डिग्री, और आपने चौथा एंगल क्या माना है एक्स। आज का टोटल सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री होता है। आप यहाँ पे क्या लगाओगे, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टीज की वजह से ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि ये नोटेशन, ठीक है ना, ये रीजन्स लिखना बहुत जरूरी, जब भी आप प्रूफ करोगे ना तो रीजन्स जो है ना इसका नोटेशंस देना बहुत जरूरी। अगर आप ये रीजन्स अगर नहीं लिखोगे तो गलत माना जाता है, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने इसको अगर सारे के सारे अगर लिख दिया तो आप इसको जोड़ लो, ठीक है ना। तो जैसे इसको देखे तो 8 और 2 कितना हो जाता है 10, और 6 और 8 यहाँ पे हो जाएगा 6 और 8 14, अब 14 एक हो जाएगा 15, अब प्लस में यहाँ पे है 110 डिग्री, इसको जब जोड़ लेते हैं तो हो जाता है 260, मतलब ये जो x प्लस हो जाएगा 260, ऐसे करके जोड़े, और फिर यहाँ पे है 360 डिग्री,
सो x का जो वैल्यू होगा 360, अब माइनस हो जाएगा 260, क्योंकि इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा 260 में से तो 100 डिग्री होगा ना बच्चा। तो यही हो जाएगा x का वैल्यू, मतलब जोड़ के मुझे कितना आना चाहिए 360 डिग्री आने चाहिए। ठीक है, ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बोला गया है, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। तो जो एंगल दिया हुआ है, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल जो भी होगा उस क्वाड्रिलेटरल के एंगल जो दिया गया बच्चा वो किसमें दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है। जब रेशियो में दिया गया है तो पूछ रहा है यहाँ पे सारे एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो क्या करो, यहाँ पे इसको भी आप सॉल्व करो और इसको इस तरीके से बात करो। यहाँ पे लेट करो, लेट द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, रेशियो दिया है ना, द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, या तो ऐसे कर लो, लेट द रेशियो ऑफ द एंगल्स, ठीक है, बी 3x, फिर हो जाएगा 5x, फिर हो जाएगा आपका 9x, फिर एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 13x। मतलब ये बच्चा जो भी रेशियो दिया हुआ था ना, वो सारे रेशियो को मैंने क्या मान लिया, x के फॉर्म में कर लिया। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 3x, 5x, 9x और 13x यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 4 एंगल की बात कर रहा है। इसी वजह से मैंने क्या किया, इसको मैंने एंगल्स मान लिया। ठीक है, अब जब ये एंगल्स मान लिए हैं तो आप सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के हिसाब से ये होगा सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, सम ऑफ अगर क्वाड्रिलेटरल्स अगर करते हैं, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स अगर करते हैं बच्चा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो आप क्या करो, लिखो यहाँ पे 3x, लिखो यहाँ पे 5x, लिखो यहाँ पे 9x, फिर लिखो यहाँ पे 13x इक्वल्स टू क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देना पड़ेगा सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो मैं लिख दिया। ठीक है, अब इसको जोड़ो, जोड़ने पे एक पता चलेगा कितना हो रहा है, 5 + 3 कितना हो जाएगा 18, और 18 यहाँ पे 9 कितना हो जाएगा 18 और 9, 18 और 9 हो जाएगा 17, यहाँ पे सॉरी 18 नहीं है 8 है, तो 8 + 9 हो जाएगा यहाँ पे 17 है, 17 + 13 हो जाएगा 30, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 30x, ये हो जाएगा 30x इक्वल्स हो जाएगा 360। तो x इक्वल्स टू 360 अपॉन में 30 कैंसिल कर लिया जाए तो हो जाएगा 12, मतलब x का जो वैल्यू होगा बच्चा वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, हुआ ना। अब जैसे यहाँ पे x का वैल्यू अगर 12 हुआ तो देखो आप करना कुछ नहीं है, नाउ यहाँ क्या बोला, फाइंड द एंगल्स, नाउ एंगल्स। ठीक है, तो अब एंगल्स की अगर बात करें बच्चा तो देखो क्या होगा, पहले आपने क्या माना 3x, तो 3x है, आप 3 को क्या करो 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 36, एक एंगल कितना हो जाएगा 36 डिग्री। सेकेंड आपने क्या माना था 5x, तो क्या हो जाएगा 5 × 12, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है 9x, तो 9x देखो 5 3 8 9 8 17 30, ठीक है, 30 डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए ऐसा अगर गड़बड़ हुआ ना तो सारे के सारे एंगल्स गड़बड़ हो जाएगा। तो 9 को फिर 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 9 जा 180 डिग्री, और फिर यहाँ पे 13x, तो 13x के लिए क्या करना होगा, तो 13 को मुझे करना होगा 12 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे 13 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 26, और यहाँ पे हो जाएगा 13, तो 6 और 5 1, तो 150, यहाँ पे हो जा रहा है 6, तो लग रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 3 8 9 17 यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्योंकि 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 तो हो ही गया, 3 दूना 6 हो गया, और नहीं तो चलो देख लेते हैं फिर से जोड़ के, क्या है ना इसका सम, इसका जो सम है वो कितना आ जाना चाहिए, तो आना चाहिए 360। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 8 और 6 हो जाएगा 14 और +6 तो हो जाएगा आपका 20, फिर यहाँ पे 5 और 6 11, 11 और 3 हो जाएगा यहाँ पे 14, और 14 और 2 हो जाएगा यहाँ पे 16। ठीक है, इतना ही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में इसका आंसर। ठीक है, तो आपको इस टाइप के 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है द डायगोनल्स AC and BD of a parallelogram ABCD intersect each other at the point O if एंगल DAC 32 डिग्री दिया हुआ है और एंगल AOB दिया हुआ है 70 डिग्री, तो फाइंड करना है मुझे
डीबीसी का वैल्यू। तो चलिए बच्चों सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका हम लोग बना लेते हैं फिगर। ठीक है, तो बोला कि यहाँ पे एबीसी चलो एक पैरेललोग्राम है, तो एबीसी यहाँ पे डी और डी भी तो बोलना पड़ेगा, एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, और बोला कि एसी और बीडी क्या है, एक डायगोनल है जो कि इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे ओ वाले पॉइंट पे, तो मैंने ओ पॉइंट पे इसको इंटरसेक्शन कर दिया। और लिखा वहां पे DAC 32 डिग्री दिया है, तो DAC मतलब ये एंगल जो दिया गया ये कितना दिया हुआ है, 32 डिग्री। और फिर लिखा AOB, तो AOB मतलब ये एंगल लिखा हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे लिखा है फाइंड DBC, मतलब मुझे ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये डार्क कर देते हैं, ये लो कर देते हैं, यहाँ पे ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो सबसे पहली बात ये जो एबीसीडी आपका क्या दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दिया हुआ है, तो इसको गिवन के हिसाब से हम लोग लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो गिवन क्या दिया हुआ है, जो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, और जैसी ये अगर पैरेललोग्राम अगर दिया हुआ है बच्चों, तो आप क्या कह सकते हो, डीए जो होगा वो बीसी के पैरेलल होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डी ए पैरेलल जो होगा बीसी, और जैसे ये डी ए पैरेलल अगर बीसी हुआ तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं एंड एसी को हम लोग मान लेते हैं एसी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, एसी को मैं यहाँ पे मान लेता हूं ट्रांसवर्सल मान लेता हूं। ठीक है, अब जैसे ये ट्रांसवर्सल मान लिए, देखो क्या है ना, अब इसको येलो कलर से समझो, जैसे हम यहाँ पे इस तरीके से लिए, ठीक है ना, और ये ऐसे करके ये क्या है, दोनों पैरेलल है। अब जैसे ये पैरेलल अगर है और इसको मैंने मान लिया ट्रांसवर्सल, तो अब क्या होगा, इस एंगल से मेरा टारगेट अभी ये है जो इस एंगल को मैं इस एंगल से क्या कर दूं, बराबर करके दिखा दूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एंगल DAC इक्वल्स हो जाएगा आप लोगों का किससे, BCA का। तो एंगल BCA का ये किसके वजह से हो जाएगा बच्चा, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर की वजह से हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये DAC कितना दिया हुआ है, 32 डिग्री, तो यहाँ पे 32 डिग्री होबे करेगा, लेकिन BCA भी हो जाएगा 32 डिग्री। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो बच्चा, अगर मुझे यहाँ पे ये तो बात समझ में आ गया, अब ये कितना डिग्री हो गया, यहाँ पे 32 डिग्री। अब यहाँ पे अगर पहुंचना है, अगर मैं किसी भी तरीके से इस ट्रायंगल पे अगर पहुंच जाऊं तो आराम से निकल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, AOC को मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे लेट कर लो जो AOC इज स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का जो सम होता है लीनियर पेयर की वजह से वो कितना डिग्री होता है बच्चा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल AOB प्लस में एंगल BOC इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। अब ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पे LP। ठीक है, लीनियर पेयर के हिसाब से। तो AOB कितना डिग्री दिया हुआ है, 70 डिग्री। यहाँ पे एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल BOC हो जाएगा 180 डिग्री, अब माइनस 70 डिग्री, तो एंगल BOC हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 110 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग ट्रायंगल BOC पे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल BOC, ठीक है, अब जैसे ट्रायंगल BOC में अगर आते हैं बच्चा, तो चलो यहाँ पे BOC ऑलरेडी यहाँ पे दिख ही रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल BOC, अब प्लस में लिखेंगे हम लोग BCA, लिखेंगे BCA, और निकालना कौन सा एंगल है, निकालना है आपका यहाँ पे DBC, तो DBC, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल DBC निकालना है। इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज की वजह से। ठीक है, अब BOC, तो BOC कितना हो गया, 110 डिग्री, फिर BCA कितना हो जाएगा, 32 डिग्री, अब प्लस में यहाँ पे हो जाएगा एंगल DBC इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे DBC इक्वल टू 180, अब माइनस 142 डिग्री, क्या है ना, जब इसको जोड़ेंगे तो 142 डिग्री आएगा, तो इसको इस तरफ लेके माइनस कर देना है, तो एंगल DBC जो हो जाएगा बच्चा वो कितना हो जाएगा, 38 डिग्री हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे दिया गया है 6 नंबर बच्चा। यहाँ पे एक ये थ्योरम है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं अभी आपके लिए लाया हूं ये क्वेश्चंस के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है थ्योरम,
मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ क्वाड्रिलेटरल कह रहे हैं यहाँ पे द स्टेटमेंट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, पैरेलल है। जैसे कि यहाँ बोला गया जैसे कि ट्राइंगल है, ठीक है ना, ट्राइंगल एबीसी नजर आ रहा है, ऐसे बोला गया मिड कर रहा है, एक डी पॉइंट है और एक यहाँ पे एक ई पॉइंट है, ठीक है, डी पॉइंट और एक ई पॉइंट दिया हुआ मिड कर रहा है। मतलब यहाँ पे ए बी का ये जो होगा ये ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, और यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, ऐसा कह रहा है, ठीक है। और पैरेलल है यहाँ पे टू द थर्ड साइड ऑफ इक्वल टू हाफ ऑफ इट, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल के हिसाब से दिया गया, मतलब ये जो दिख रहा है आपका ए बी, ये आपका पैरेलल जो है ना, इसके कंस्ट्रक्शन की वजह से मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पे समझ में आ गया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इस थ्योरम के हिसाब से पहले ही, जो कि मुझे लिखना था, जो डी और ई जो दिया गया है ना, वो मिड पॉइंट है ऑफ साइड ए बी और ए सी का ट्राइंगल एबीसी रिस्पेक्टिवली, वो मैंने लिख दिया। दूसरी बात यहाँ पे प्रूफ ये करना है जो डीई पैरेलल पीसी प्रूफ करना है, और साथ ही साथ बोला गया डीई जो होना चाहिए हाफ ऑफ इट, इक्वल एंड हाफ ऑफ इट होने चाहिए। तो यहाँ पे डी जो होगा वो हाफ हो जाना चाहिए किसका, बीसी का हो जाना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या किया, इसको सी को लेके यहाँ से गया, सी को लेके गया एफ तक, और यहाँ से लेके इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है, क्योंकि आगे जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग लेवल वाइज अगर कहें बच्चा, तो हम लोग लेवल वाइज यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर, अभी तक हम लोग क्वेश्चन अगर कहें तो 5 तक हम लोग सॉल्व किए हैं, ठीक है ना, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए था। अब जैसे जैसे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग के लिए क्या होगा, एक क्वेश्चंस जो कि एक तरीके से लेवल हाई अप होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस थ्योरम की बात कर लेते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। यहां तक तो समझ में आ गया ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ट्राइंगल बोला गया डी और ई मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल है, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ले लिया और ये प्रूफ करना है। यहां तक तो निकाल लिए। अब चलो शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए चलो मान के चलो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना, इसको ऐसे करके लिख देते हैं। मतलब पहले ये इसको मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से करना पड़ेगा, स्प्लिट करके ब्लॉक, ये फर्स्ट पार्ट। अब इसको चलिए सेकंड पार्ट में मैंने लिखा। अब सेकंड पार्ट में अगर लिखा तो थोड़ा सा और चाहे तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलो इसको आप ऐसे लिखो, इन ट्राइंगल, इसको ऐसे रहने दो, इन ट्राइंगल, यहां से आता है इन ट्राइंगल। चलो इसको प्रूफ करते बच्चा, ये ध्यान सुनना, ठीक है। अब यहीं से मेन काम, ये तो क्वेश्चंस में गिवन दिया हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। क्या करें यहाँ पे प्रूफ करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, तो ट्राइंगल आते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल में यहाँ पे लेता हूं ए डी ई, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा ये ट्राइंगल ए डी ई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे ए डी ई, एंड यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम लोग सी एफ ई या ई एफ सी, ऐसे भी ले सकते हैं, तो ट्राइंगल एफ सी ई भी ले सकते हैं, ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ पे इसी दो ट्राइंगल में हम लोग को देखना है जो क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे जो एडी जो है ना, यहाँ पे एडी, ये एडी जो दिया गया है वो ए के हिसाब से, मिड पॉइंट के हिसाब से तो ही है यहाँ पे ना, ए जो होगा वो इसी के बराबर होगा, क्यों होगा, मिड पॉइंट की वजह से। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पे लिख लो, जो ए जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसका, इसी के बराबर से, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एमपी, एमपी का मतलब मिड पॉइंट करके दिया हुआ, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2, तो एंगल 1 बराबर में एंगल 2 यहाँ पे हम लिख देंगे। क्यों लिखेंगे एंगल 1 बराबर में एंगल 2, क्योंकि ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से होगा, होगा कि नहीं होगा। जब दो लाइन इंटरसेक्शन करता है उसको क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या होगा, बराबर होगा। और दूसरी बात बच्चा यहाँ पे जब लिखा हुआ यहाँ पे ए बी पैरेलल सी एफ, थर्ड लाइन यहाँ पे लिखा होता है ना, थर्ड साइड के हिसाब से पैरेलल है, लिखा हुआ यहाँ पे था जो थर्ड साइड के हिसाब से क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे अगर मान लो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, चलो इस एंगल को अगर मैं मान लेता हूं ये आपका 3 एंगल, ठीक है ना, और मैं इस एंगल को मान लेता हूं ये 4 एंगल है, ठीक है। ये एंगल इसको मैंने मान लिया 3, इसको मान लिया 4, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के हिसाब से होगा, ये होगा ऐसा इसीलिए क्योंकि मुझे दिया हुआ ए बी जो पैरेलल है ना वो सी एफ के हिसाब से हुआ, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 1 2 3, अब जब 3 ध्यान रखना है, क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है ना ट्राइंगल के हिसाब से प्रूफ करना होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन से बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, तो
ट्राइंगल आपको कौन सा था, ट्राइंगल ADE आपका कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल किसका, तो FCE का, ठीक है। और ये किससे हो चुका है, तो एंगल, फिर ये साइड, फिर ये एंगल, ठीक है। इसका मतलब एंगल साइड एंगल से ये हो चुका है आपका कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और उसके बाद बच्चा यहाँ पे अगर देखा जाए, ये तो फर्स्ट चीज हो गया। एंड यहाँ पे अगर आप चाहो तो ऐसे करके ये भी लिख सकते हो, जो FC जो होगा, FC या CF भी लिख सकते हो, जो CF जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, CF जो होगा ना वो इक्वल हो जाएगा AD का, ठीक है। तो AD कहाँ पे है आपको दिख रहा होगा, ये आपका AD है, ठीक है, ये आपका A है, ठीक है ना। तो AD के हिसाब से इसको हम लोग कर लेंगे CPCT से, इसको किससे दिखा देते हैं, CPCT से, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं, हम लोग को क्या गिवन दिया हुआ है, AD जो दिया हुआ है वो किसके हिसाब से दिया हुआ है, बराबर, तो AD जो दिया है ना बच्चा वो DB के बराबर, मतलब ये क्या गिवन दिया हुआ है, MP की वजह से, MP का मतलब क्या, मिड पॉइंट की वजह से ये दिया हुआ है, दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, जो AD के बराबर में DB है और A के बराबर में EC है, तो मिड पॉइंट की वजह से दिया हुआ था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन देखो बच्चा AD के बराबर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CF लिखा हुआ है, तो क्या मैं AD की जगह पे अगर CF लिख दूं और फिर यहाँ पे अगर DB लिख दूं तो ये क्या बन गया, चलो इसको मान लेते हैं आप सेकेंड इक्वेशन, इसको आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ऐसे करके मान सकते हो। तो देखने से पता चल रहा है यहाँ पे, सो क्या बन गया यहाँ पे, सो बन गया यहाँ पे DBCF इज अ पैरेललोग्राम, बनेगा कि नहीं बनेगा। जब यहाँ पे CF पैरेलल अगर मान लीजिए DF अगर हो गया तो ये DBCF अपोजिट साइड यहाँ पे क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। जैसे अपोजिट साइड यहाँ पे अगर बराबर अगर दिख गया, ठीक है, तो बराबर अगर दिख गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एक पैरेलल बन जाएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ये अगर पैरेलल अगर बना तो आप चलो थोड़ा सा ऐसे करके भी लिख सकते हो, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DF जो होगा, DF जो होगा वो क्या हो सकता है, DF पैरेलल हो सकता है किसका, BC का हो सकता है, ठीक है ना। और जब ये पैरेललोग्राम अगर मैंने बना दिया तो DF पैरेलल BC हो गया, तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो, ऑल्सो यहाँ पे लिख देते हैं, ऑल्सो DF इक्वल टू क्या हो सकता है, BC हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग को ये भी पता ना, जब ये हो सकता है तो DE इक्वल टू क्या हो सकता है, DE जो होगा वो इक्वल्स एंड पैरेलल, मतलब DE जो होगा वो पैरेलल हो सकता है किसका, BC का भी हो सकता है। देखो ध्यान से, जब ये जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे एक पैरेललोग्राम इसको मैंने बना दिया, जब ये इसके साइड अपोजिट साइड अगर मान लीजिए इक्वल एंड पैरेलल मैंने दिखा दिया, इसका मतलब DF भी पैरेलल क्या हो सकता है, BC का हो सकता है। जब DF अगर मान लीजिए अगर पैरेलल हुआ तो यहाँ से अगर देखा जाए तो DE तो BC के पैरेलल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो पहला केस में आपको जो प्रूफ करने के लिए ये बोला गया था, ये वाला जो DE पैरेलल होना चाहिए BC, तो DE पैरेलल BC आपका ये फर्स्ट केस प्रूफ हो गया, ठीक है ना, ये फर्स्ट केस क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नाउ अब हम लोग को ये मालूम होना चाहिए बच्चा, हम लोग को ये मालूम होना चाहिए जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा, ADE, तो ट्राइंगल ADE ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हम लोग कर चुके हैं किस ट्राइंगल के हिसाब से, तो हम लोग कर चुके हैं ट्राइंगल कौन सा, तो ट्राइंगल CFE की वजह से, तो ट्राइंगल CFE की वजह से क्या हो चुका है, कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये हो अगर कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो आप ये भी तो कह सकते हो जो D जो होगा वो किसके बराबर में हो जाएगा, EF के बराबर में। आप इसको किसकी वजह से कर सकते हो, CPCT की वजह से, ठीक है ना, होगा कि नहीं होगा। जैसे अभी हम लोग CF को AD के बराबर CPCT से दिखाए थे जब इसको कॉन्ग्रुएंट किए थे, तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा, जो D जो दिख रहा है ये DE वो क्या हो सकता है, EF का CPCT हो सकता है, हाँ या ना, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब इस साइड को इतने साइड को मैंने CPCT से दिखा दिया, तो अब ये जो बच गया यहाँ से यहाँ तक ये भी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा, इसी वजह से मैंने इसको भी CPCT से दिखा दिया। जैसे ये CPCT से अगर दिखा बचा तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो DE जो होगा ना, DE जो होगा वो हाफ हो जाएगा किसका, DF का, होगा कि नहीं होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। जब DE बराबर EF अगर हुआ, DE बराबर में EF हुआ, दोनों तो बराबर है, जब ये दोनों बराबर है तो यहाँ हम ये से भी लिख सकते हैं, या हम इसके जगह पे ऑलरेडी ये पैरेलल कर चुके हैं तो 1.5 DF पैरेलल देख सकते हो, DF पैरेलल इक्वल टू DF पैरेलल BC भी है और DF इक्वल टू BC भी है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, BC भी लिख सकते हैं। और ये हो गया आपका सेकंड। तो फर्स्ट ये आपको प्रूफ करना था, सेकंड ये प्रूफ करना था, ठीक है बच्चा। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर जो दिख रहा है 6 नंबर वो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है।
इतना में आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम है। तो आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के हिसाब से मैंने बताने की कोशिश किया। आप हमें कमेंट करके बताना कहां पे समझ में आया है या कहां पे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 7, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या है ना बच्चा, सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी और डी ऐसे करके। अब यहाँ पे डायगोनल्स भी दिया हुआ, तो चलो डायगोनल्स भी हम यहाँ पे बना देते हैं। और लिखा यहाँ पे इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल देन द शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, जैसे देखो अब डायगोनल्स इसमें कौन सा दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है यहाँ पे डीबी और दूसरा डायगोनल्स क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक एसी दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐसा ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे जिससे क्या हो जाना चाहिए, मुझे एक एंगल 90 डिग्री के हिसाब से हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात बच्चा यहाँ पे आप गिवन लिखो। तो गिवन आपको क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है एसी जो है ना वो बराबर है किसका, बीडी का दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है एसी जो है वो बीडी के बराबर में। चलो ठीक है, इतना सा कहानी समझ में आ गया। अब टू प्रूफ ये करना है, ये एक रेक्टेंगल होना चाहिए। तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज मैंने क्या सिखाया, अगर अपोजिट एंगल या हर एक एंगल छोड़ो, यहाँ पर अगर हर एक एंगल को अगर मैं दिखा दूं 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा, उसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं। अगर सारे एंगल, ईच एंगल 90 डिग्री और उसके अपोजिट अगर मान लीजिए साइड इसके क्या हो जाना चाहिए, इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट जो साइड होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल एंड पैरेलल। और यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो वैसे भी रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल जो होता है वो इक्वल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टू प्रूफ की अगर बात करें बच्चा, तो टू प्रूफ में जो आएगा वो ये आएगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल देन सो दैट इज अ रेक्टेंगल। तो यहाँ सिंपल सी बात लिख देते हैं, ए बी सी डी क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल हो जाना चाहिए, ए बी सी। अच्छा वैसे गिवन क्या दिया हुआ है, इधर डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, मतलब गिवन दिया हुआ ए सी इक्वल्स टू ए डी, ये तो हो गया पहला। और दूसरा दिया हुआ है जो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है, और सीधी सीधी बात यहाँ पे टू प्रूफ के हिसाब से देखें तो प्रूफ के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं, इसको प्रूफ करना है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, हमको ए बी सी डी को अब ये क्या प्रूफ कर लेना है, तो एक रेक्टेंगल में प्रूफ कर लेने हैं। ठीक है, पहले से दिया हुआ एक ये पैरेललोग्राम है, लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल प्रूफ कर लेना है। पैरेललोग्राम से क्या प्रूफ कर देना है, रेक्टेंगल। ठीक है, ये तो हो गया आपका गिवन, ये हो गया फिगर। चलो बच्चा अब यहां से मैं शुरू कर लेता हूं। अगर मान लीजिए इसको ऐसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल में लेता हूं एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, और दूसरा ट्रायंगल में लेता हूं यहाँ पे डीएबी, ट्रायंगल डीएबी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आप ध्यान से देखना बच्चा, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है ना क्वेश्चंस आपके लिए थोड़ा थोड़ा सा बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पे डीएबी मैंने ट्रायंगल लिया। अब क्या है ना, जैसे कि बोला कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है, और जब ये अगर पैरेललोग्राम अगर दिया हुआ है तो आप ये कह सकते हो ना, ये जो एडी जो होगा वो बीसी के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल एंड पैरेलल होता है। तो आप यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो, एडी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसका, बीसी का। आप ये लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, सबसे दूसरी बात ये क्या है ना, एसी इक्वल टू बीडी दिया हुआ है। आप यहाँ पे ये दो डायगोनल्स की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो एसी जो होगा, AC जो होगा वो BD के बराबर है। ठीक है, तो ये गिवन है, ये गिवन है, और ये भी आपका गिवन है क्योंकि ये पैरेललोग्राम। और दूसरी बात बच्चा यहाँ पे देख सकते हो, जो AB जो दिख रहा है वो AB दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन। जैसे आप ऐसे ट्रायंगल ले रहे हो, ऐसे करके लिया ना, तो ट्रायंगल क्या बना, DAB, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, AB। फिर ऐसे करके ट्रायंगल ले रहे हो तो यहाँ भी क्या आ रहा है, AB। तो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन ही आ रहा है ना, इसी वजह से यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कॉमन। अब जैसे ये कॉमन हुआ, इसका मतलब ये ट्रायंगल आपका जो है, ट्रायंगल देखिए क्वाड्रिलेटरल को प्रूफ करने के लिए आपको ट्रायंगल से गुजरना पड़ता है, इसलिए आप सीधा सीधा क्वाड्रिलेटरल को प्रूफ नहीं कर सकते। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसका, DAB का। ठीक है, जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, ठीक है, ये तो कॉन्ग्रुएंट हुआ, लेकिन किससे हुआ, तो ट्रिपल एस,
मैंने तीनों साइड से दिखा दिया, ये बराबर में ये दिया हुआ क्योंकि पैरेललोग्राम दिया हुआ इसी वजह से, और उसके बाद ये dv इक्वल्स टू ये दिया हुआ, डायगोनल्स ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, और ये दोनों में क्या हो गया कॉमन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये चीज अगर हो गया, इसको ट्रिपल से दिखा दिए बच्चा, तो आपको क्या करना होगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, पहली बात ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। अब दूसरी बात यहाँ पे अगर मान लीजिए ट्राइंगल यहाँ पे ए बी सी अगर कॉन्ग्रुएंट अगर हो चुका है डी ए बी का, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, आप यहाँ पे कह सकते हो जो डी ए बी जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल ए बी सी का, किससे हो जाएगा, सीपीसीटी से, हाँ या ना। ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से बराबर होगा। अब जैसे ये सीपीसीटी से अगर बराबर हुआ तो हम लोग को पता होना चाहिए, ये लिखा हुआ एडी जो है ना वो पैरेलल है, एडी जो है वो पैरेलल है किसके, वो बीसी का, क्योंकि पैरेललोग्राम है। जब ये पैरेलल अगर दिया हो बच्चा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी ए बी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डी ए बी, अब प्लस में हो जाएगा यहाँ पे ए बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी। अच्छा, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री हो, किसकी वजह से होगा, तो इसको लिखेंगे को इंटीरियर से, या इसको बोल सकते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल से, क्योंकि ये जब इसके पैरेलल है और ए बी क्या बनेगा ट्रांसवर्सल, तो आप कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल जो होगा वो दोनों एंगल सीपीसीटी से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया, और जैसे ये सीपीसीटी दिखाया है तो ये दोनों का जो सम होगा कितना डिग्री से यहाँ पे दिख रहा है, 180 डिग्री। तो अगर सीपीसीटी से अगर है तो दोनों में से किसी को एक को रिप्लेस कर लेते हैं, तो डी ए बी को चलो एक बार और लिख, एबीसी की जगह पे, एबीसी की जगह पे फिर से अगर लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल डी ए बी, और यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री, तो यहाँ पे 2 टाइम्स क्या हो जाएगा एंगल डी ए बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे लिख देंगे एंगल डी ए बी जो होगा 180 को अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लूं तो डी ए बी क्या बन जाएगा 90 डिग्री। अब जैसी बचाइए अगर 90 डिग्री अगर बना, तो जैसे कि हम लोग को मालूम है ये एक पैरेललोग्राम दिया है ना, पहले से मालूम है एबीसीडी क्या दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल। आप एंगल ए के बट आप यहाँ पे लिख सकते हैं बट गिवन व्हाट, एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। और जब ये पैरेललोग्राम अगर दिया हुआ तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, एंगल सी, ये भी कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। और जब डी ए बी अगर 90 है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी सी भी क्या बनेगा 90 डिग्री होगा ही होगा कि नहीं होगा, होगा ना बच्चा। तो आप ऐसे करके भी 90 लिख सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा और इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। अगर छोटा सा एक लाइन और लिखना पड़े तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इसको अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर और मुझे लिखना पड़े, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, और लिखने के बाद आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो जो एंगल डी ए बी जो होगा वो बराबर में हो जाएगा एंगल किसके, ए बी सी के। और जैसे ये ए बी सी के अगर बराबर में हुआ, जैसे एंगल ए बी सी के बराबर में हुआ ये भी 90 डिग्री हो गया। जब ये 90 डिग्री अगर हो गया तो पैरेललोग्राम की वजह से एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्या होगा, सी होगा। और उसी तरीके से यहाँ पे आप एंगल बी इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी भी बोल सकते हो 90 डिग्री। इसका मतलब सब एंगल एक दूसरे के क्या हो गया 90 डिग्री। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ए बी सी डी इज क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। एबीसीडी क्या बन जाएगा बच्चा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। बात समझ में आ गया, यहाँ पे यही कह रहा है, ठीक है बच्चा, आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे एबीसीडी एक रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा था, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है, सो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ करना है सो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल जो होना चाहिए वो एक राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो राइट एंगल को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात यहाँ पे एक हमको लेना पड़ेगा डायग्राम, और ये बोला गया है एक रेक्टेंगल ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अब सो दैट द ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, तो इसको हम लोग ए बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, ठीक है। सो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, मतलब हर एक एंगल को मुझे क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री मुझे प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन, सबसे पहली बात आपको गिवन लिखना है। गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन लिखा हुआ है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल दिया हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है।
लेकिन प्रूफ करने के लिए बोला गया यहाँ पे टीपी में अगर देखें तो टीपी में लिखना है जो ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। ये आपको बोला गया है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। अब जैसे अगर ये प्रूफ करने के लिए बोला गया है बच्चा, तो आप इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे ये पैरेललोग्राम की वजह से अगर मान लीजिए अगर दिया ही गया एक एंगल आपका दिया हुआ है 90 डिग्री, चलो ये एंगल कितना दिया हुआ है 90 डिग्री अगर दिया हुआ है, और हम लोग को पता होना चाहिए जो अगर ABCD अगर मैंने मान लिया एक ये रेक्टेंगल अगर दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल हम लोग का क्या हो सकता है, एक पैरेललोग्राम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लेके चलूं, अगर मान लीजिए इसको ऐसे लेके चलते हैं जो AB जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसका, DC का। जब AB पैरेलल अगर मान लीजिए अगर DC का अगर हो रहा है एंड यहाँ पे AD इज ट्रांसवर्सल, AD इज अ ट्रांसवर्सल। अब AD को अगर मान के चलते हैं ये एक ट्रांसवर्सल है। अब जैसे अगर ये ट्रांसवर्सल हुआ बच्चा, तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्या कह सकते हो, तो एंगल A अब प्लस में एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री होता ही होता है। और ये लिख देंगे हम लोग, या तो कोई इंटीरियर से लिखो या तो एडजेसेंट एंगल से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंगल A आपको 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एंगल A यहाँ पर 90 डिग्री क्यों लिए हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को पता होना चाहिए क्या है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल होना चाहिए। तो अब ये आप हर एक एंगल होना चाहिए, तो अब एक एंगल अगर मान के चलेगा 90 डिग्री अगर हुआ, तो एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, उसके हिसाब से यहाँ पे एंगल D हो जाएगा 180 अब माइनस हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, तो एंगल D के बराबर में कितना होगा 90। अब ये रेक्टेंगल, अब जैसे अगर ये रेक्टेंगल हुआ तो अपोजिट जो एंगल होता है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल A इक्वल टू बनेगा, यहाँ पे शो करके लिख देते हैं, सो यहाँ पे एंगल A जो होगा वो एंगल C के बराबर में हो जाएगा, ठीक है, जो कि 90 डिग्री के हिसाब से होगा। और एंगल D जो होगा वो हो जाएगा किसका, तो एंगल D जो होगा बच्चा वो हो जाएगा एंगल B के बराबर हो जाएगा, जो कि ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। इस हिसाब से क्या हुआ, ये सारे के सारे जो एंगल हुआ वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा यहाँ पे 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब यहाँ पे ये मुझे प्रूफ करना है, एक तो रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस मतलब एक फिगर को ड्रॉ करो, और फिगर यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने ड्रॉ किया, तो सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री मुझे प्रूफ करना है। तो A B C और D ये आपका एक हो गया रोम्बस, ठीक है। तो सबसे पहली बात बच्चा यहाँ पे आप गिवन लिखो, गिवन क्या दिया हुआ है, तो A B C D इज अ रोम्बस, ठीक है। ये रोम्बस जरूर दिया हुआ है, लेकिन इस रोम्बस में बोला गया मुझे परपेंडिकुलर जो है ना प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, प्रूफ जो करना है उसके लिए ABCD एक रोम्बस हो गया। और टू प्रूफ में अगर यहाँ पे अगर बात करें, साफ साफ लिखा हुआ है जब परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए डायगोनल्स, ठीक है, जब डायगोनल्स ऑफ रोम्बस क्या होना चाहिए, रोम्बस आर परपेंडिकुलर बोला गया था, आर परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये प्रूफ अगर करना है तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो चलो ये पार्ट तो ठीक है बच्चा, इसमें क्या करना होगा, मुझे थोड़ा सा डायगोनल्स जो है इसको ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो एक डायगोनल्स ऐसे करके लेके जाओ और एक डायगोनल्स ऐसे करके लेके जाओ और यहाँ बना दो O, ठीक है। वैसे अगर मैं बात यहाँ पे अगर करूं तो ये 90 डिग्री मतलब बोला गया ये जो बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर यहाँ जो हुआ है, ठीक है ना, वो परपेंडिकुलर जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो डायगोनल्स है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हुआ है, तो यहाँ पे होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है बच्चा। तो मैं यहाँ पे चलता हूं लेके इन ट्राइंगल, मैं इसको प्रूफ करूंगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये गिवन हो गया, टू प्रूफ ये करना है जो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री हो जाना चाहिए, ये भी 90 डिग्री हो जाना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। जैसे कि हम लोग को प्रॉपर्टीज मालूम है, जो रोम्बस का प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो डायगोनल्स होता है ना बच्चा रोम्बस का, वो 90 डिग्री पे क्या करता है, यहाँ पे बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री के हिसाब से करता है। तो वही मुझे प्रूफ करना है। तो फिलहाल आपके पास ये दिया हुआ है
सो दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है। बस मुझे ये प्रूफ करना है इसका ये 90 डिग्री होता है या नहीं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आ जाओ, इन ट्राइंगल यहाँ पे एओडी, तो अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल एओडी पे अगर आते हैं, इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल डीओसी, इन ट्राइंगल डीओसी, ये दो ट्राइंगल लिए। अब इस ट्राइंगल में बचा, आप ये पहले लिख सकते हो एडी जो होगा, ये एडी जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसका, डीसी की वजह से। ये गिवन है, ये गिवन क्यों है, क्योंकि ये एक रोम्बस है, एबीसीडी क्या है, एक रोम्बस है, इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद बचा यहाँ पे, अगर ये बराबर है तो हम लोग को यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा एडी बराबर में, तो मैंने डीसी लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे डायगोनल्स क्या करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है, ये भी मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए ओ जो हो जाए, मतलब ओ ए इक्वल जो हो जाएगा वो ओ सी के हिसाब से हो जाएगा। डायगोनल्स यहाँ पे क्या करता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है रोम्बस के हिसाब से। आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते थे, ये भी गिवन में डायगोनल जो होता है रोम्बस का बाइसेक्ट करता है। मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शंस के, जो आप देखिएगा शुरू में मैंने बताया है इसके रोम्बस के बारे में। ये जो दिख रहा है ना, ये ए ओ बराबर में ओसी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो डी ओ जो है ये ओ बी के बराबर हो जाता है, ये इसके बराबर हो जाता है। लेकिन मुझे यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पर ट्राइंगल ये लिया, ठीक है, डी ओ ए, और ट्राइंगल मैंने लिया यहाँ पे डी ओ सी, ये वाला लिया है, इसका मतलब ये बराबर में ये हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चा, डी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीओ, ये क्या हो जाएगा, कॉमन, ये क्या हो जाएगा, कॉमन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल ए ओ डी, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल किसका, डीओसी का, बाय किससे हो जाएगा, तो तीनों तो साइड नजर आ रहा है भाई, तो ट्रिपल एस से कर दो, ठीक है। ये ट्रिपल एस से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब मैं इसको अगर मान लेता हूं एंगल डीओए, एंगल डीओए बराबर में यहाँ पे मान लेते हैं एंगल डीओसी, इसको मान के चलते हैं ये सीपीसीटी से। अगर ये सीपीसीटी से अगर हुआ ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ, सीपीसीटी से अगर हो गया, तो अब यहाँ पे अगर मान के चलो ये लीनियर पेयर से होगा, स्ट्रेट लाइन की वजह से अगर मान के चलिए लेके चलते हैं, तो अब क्या होने वाला है बच्चा, यहाँ पे अगर इसको सीपीसीटी से लेके चलो, तो यहाँ देखो एओसी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो एओसी इज ए स्ट्रेट लाइन। अब जैसे यहाँ पे एओसी अगर मान लीजिए आपका स्ट्रेट लाइन हुआ बच्चा, तो स्ट्रेट लाइन होने की वजह से क्या हो जाएगा, डी ओ ए प्लस में एंगल डीओसी, प्लस में एंगल हो जाएगा डीओसी। ये कितना डिग्री होता है, स्ट्रेट लाइन का सम 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर से, हाँ या ना, बिल्कुल होता है। तो अब ये दोनों हमने सीपीसीटी से मान लिया, ये जो आप देख रहे हो इसको मैंने सीपीसीटी से जैसे माना है, तो अब यहाँ पे डीओए के जगह पे एक बार और लिख सकते हैं, मतलब डीओसी की जगह पे आप डीओए लिख सकते हो, जो कि 180 डिग्री होबे करेगा। अब यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल डीओए इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल डीओए इक्वल्स टू हो जाएगा 180। अब बाय में 2 कर लेंगे, तो एंगल यहाँ पे डीओए जो होगा वो 90 डिग्री के क्या होगा, बराबर। अब जैसे 90 डिग्री हुआ, अगर 90 हुआ तो ये भी 90 ही होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो DOA इक्वल टू हो जाएगा एंगल DOC हो जाएगा, तो ये भी DOC हो जाएगा 90 डिग्री। और सिमिलरली जो है ना, आप यहाँ पे लिख के खत्म कर दो। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये एंगल AOB, सिमिलरली यहाँ पे आपका एंगल AOB, थोड़ा सा यहाँ पे जगह लेना चाहिए। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। सिमिलरली यहाँ पे लिख दो और इसको कहानी खत्म कर दो, क्योंकि देखो ऊपर वाला मैंने 2 ट्राइंगल लिया है, अब यहाँ पे भी वही होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल AOB बराबर में हो जाएगा एंगल BOC का, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री ही होगा। तो हर एक एंगल यहाँ पे निकल चुका है 90 डिग्री ही होगा। देखो जैसे मैंने अभी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल को मैंने अभी कॉन्ग्रुएंट करके इस एंगल को, दोनों एंगल को सीपीसीटी से दिखा दिया, और उसके बाद ये 90 ये भी 90 हुआ। अब उसी तरीके से सिमिलरली आप ट्रायंगल BOC और ट्रायंगल अगर AOB पे आते हो तो ये भी तो 90 और ये भी 90 बनेगा। जिस तरीके से मैंने इतना प्रोसेस किया है उसी वजह से सेम प्रोसेस क्या करना होगा। अब ये और ट्रायंगल BOC और ट्रायंगल AOB आप लेके क्या करो, कॉन्ग्रुएंट करो, फिर इसको सीपीसीटी से करो, फिर ये स्ट्रेट लाइन मानो, फिर इसको सम करो, तो बात तो वही आएगा। इसलिए आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल से यहाँ पे लिख देना सिमिलरली, और सिमिलरली की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सब बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चा,
यहां तक बात समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज्यादा यूनिक क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझने हैं। फिगर आपको दिख रहा है, वैसे एक एग्जांपल्स का क्वेश्चन है। बोला कि यहाँ पे ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो चलो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बोला कि ABC अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या होगा, AB इक्वल टू क्या बनेगा, AC बनेगा, हाँ या ना। वैसे लिखा हुआ यहाँ पे ABC अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल और AB इक्वल टू AC वैसे ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ जो एंगल ABC एंगल ABC बराबर में हो जाएगा यहाँ पे एंगल ACB। होगा कि नहीं होगा, ये साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स की वजह से हो जाएगा, ठीक है ना। साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स की वजह से क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, हाँ या ना। तो आप इसको लिख लेना है। लिखने के बाद यहां तक तो ठीक है। अब यहां पे देखो बच्चा, अब यहां पे क्या मैं लिख सकता हूं, यहां पे ABC, अब इसको ऐसे ध्यान समझना, एंगल ABC प्लस में एंगल यहां पे ACB, एंगल ACB बराबर में हो जाएगा एंगल PAC के बराबर में होगा। कैसे, देखो इसको ऐसे रूल हम लोग अप्लाई करेंगे, ये एंगल और ये एंगल, जब इस एंगल को ऐड करते हैं तो ऐसे करके सोचो और ऐसे करके, तो ये पूरा एंगल के बराबर, तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सटीरियर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज की वजह से, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टीज की वजह से, ठीक है। ऐसा मैंने इसको लिख दिया। अब यहां तक तो क्लियर हो गया। अब जैसे अगर ये क्लियर हुआ तो बच्चा यहाँ पे लिखा हुआ ABC प्लस ACB जो है, ये दोनों में से किसी एक को क्या करना होगा, डबल करना पड़ेगा। तो डबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे प्रूफ क्या करना है, जो DAC बराबर में BCA, ये बोला कि BCA, तो मैं यहाँ पे BCA, यहाँ देखो BCA पढ़ो इसको या ACB पढ़ो, कोई फर्क नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ACB यहाँ पे ऐसे करके तो लिखवे करेंगे। अब ABC जो है यहाँ पे आप देख रहे हो जब इसके बराबर में है कि नहीं, बराबर में है ना। तो ABC की जगह पर अगर मैं फिर से अगर यहाँ पर अगर लिख दूं ACB तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल PAC ही रहने देते हैं अभी। जब इसको आप जोड़ते हैं बच्चा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा किसका, ACB, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा ACB, या BCA भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2 टाइम्स एंगल यहाँ पे BCA तो कोई दिक्कत होगा, ACB पढ़ो या BCA पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा क्या, एंगल PAC का, तो एंगल हो जाएगा यहाँ पे PAC का। अब इसको पहला इक्वेशन ऐसे करके रहने, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ऑलरेडी क्वेश्चंस में यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटीरियर एंगल PAC एंड CD पैरेलल AB, तो ठीक है। अब बोला कि AD जो है ना बाइसेक्ट कर रहा है, AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एक्सटीरियर एंगल PAC का, मतलब जैसे ये एंगल पूरा था ना, अब ये क्या कर दे रहा, बाइसेक्ट कर दे रहा है। बाइसेक्ट करेगा मतलब क्या, ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको लिख दो, यहाँ पे लिखो AD, यहाँ पे लिखा हुआ है AD बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे किसको कर रहा है, एंगल, कौन से एंगल का, एंगल PAC का। अब जैसे इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे इसको अगर हाफ अगर करते हैं PAC को, तो PAC को आप कैसे लिख सकते हैं बच्चा, तो 2 टाइम्स यहाँ पे एंगल BCA, तो चलो ठीक है अभी फिलहाल ऐसे करके लिखते हैं BCA, तो चलो यहाँ पे BCA लिखे। अच्छा PAC को आप अब क्या लिख सकते हैं, PAC जो यहाँ पे बाइसेक्ट कर गया तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, DAC, ऐसे करके लिख सकते हैं DAC। तो एंगल लिखेंगे यहाँ पे DAC, अब प्लस में एंगल हो जाएगा DAP, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल DAP। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, PAC, तो देखो PAC अगर ये मान लीजिए 50 डिग्री हुआ तो ये भी तो 50 डिग्री हुआ। अब ये कह सकते हैं यहाँ पे ये जो एंगल दिख रहा है यहाँ से, ये एंगल और इस एंगल के बराबर होगा। तो जब ये एंगल और इस एंगल को अगर जोड़ देंगे, जब इतना एंगल और इतना एंगल को जब जोड़ देंगे तो पूरा PAC के बराबर में होगा कि नहीं होगा। तो मैंने इसको इसीलिए यहाँ पे क्या किया, PAC को यहाँ पे DAP और DAC को जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए। अब यहाँ पे इतना रहने देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने इसको माना है
तो आप देखो इसको ऐसे लिख दो 2 टाइम्स एंगल BCA इक्वल्स टू, अच्छा अब ये दोनों बराबर है, बाइसेक्टर है, तो आप दोनों की अगर बात करिए बाइसेक्टर अगर है तो चलो बच्चा हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं जो DAC जो होगा ना वो बराबर हो जाएगा किसका, तो हो जाएगा DAP का, क्योंकि बाइसेक्टर है कि नहीं है कि नहीं है, ये बाइसेक्टर की वजह से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मुझे बोला गया प्रूफ करने के लिए DAC, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं DAP की जगह पे D से ही रहने देते हैं, तो एंगल DAC को ही रहने देते हैं वैसे, और DAP की जगह पे मैं यहाँ पे DAC मतलब वही रहने देते हैं। अब इसको जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा DAC हो जाएगा, 2 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा DAC, और यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा BCA। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, क्या बचेगा बच्चा, तो यहाँ पे बचेगा एंगल BCA जो होगा ना वो बराबर हो जाएगा किसका, DAC का। तो पहला तो यही प्रूफ करने के लिए बोला गया था, सो दैट, तो यहाँ पे हो गया, ठीक है ये हो गया, बात समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा था यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे ये बराबर हुआ तो आप पूछ रहे हैं ABCD क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम। तो देखो बच्चा अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना है। अब ध्यान क्या रखना है, थोड़ा देखो, अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, देखो अब क्या है ना, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, मतलब क्या यहाँ पे क्या लिखा होता है, ये एंगल, अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो पहले, ये एंगल इस एंगल के बराबर में है कि नहीं, जब ये एंगल इस एंगल के बराबर में है और यहाँ पे देख सकते हो BCA, तो BCA मतलब ये जो एंगल है अब किसके बराबर हो गया, DAC के बराबर, DAC के बराबर, मतलब ये एंगल अब हो चुका है इस एंगल के बराबर में हो चुका है। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, यहाँ पे क्या कह सकते हो बच्चा, यहाँ पे सेकेंड प्रूफ करने के लिए यहाँ पे DAC इक्वल्स हो चुका है यहाँ पे एंगल BCA का जैसी अगर हुआ है तो ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गया है, ये ऑल्टरनेट से क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। तो जैसे ऑल्टरनेट से देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हुआ है, ऑल्टरनेट से इक्वल कर दिया, तो मैंने यहाँ पे AD बराबर में क्या हो जाएगा, AD पैरेलल में क्या हो जाएगा, BC होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो AD जो होगा वो पैरेलल में क्या हो जाएगा, BC, AB पैरेलल में क्या हो जाएगा, BC होगा ही होगा। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो भाई क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, CD पैरेलल AB लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे लिख लो CD पैरेलल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB, ये हो जाएगा सेकेंड। अच्छा ये क्या है आपका गिवन दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड के देखने से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे जो आपको प्रूफ करना है ABCD इज क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। बस हो गया, यही कहानी आपसे पूछ रहा है, ठीक है बच्चा। ये था आपका एग्जाम्पल्स वाला क्वेश्चंस, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने तरीके से बताया है, इसको आप समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें लिखा हुआ है, बाकी बात आपको समझा दी अच्छे तरीके से। अब बात कर लेते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन का। अब वो क्वेश्चन ऑलरेडी हम यहाँ पे बना के रखे हुए, बस आपको समझाना है मुझे, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी आपका एग्जाम्पल है, लिखा यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस दिया, वो समझ रहे हैं, आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। L पैरेलल यहाँ पे M दिया हुआ है और लिखा हुआ है इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल। आपको ये ट्रांसवर्सल नजर आ रहा है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल नजर आ रहा है, ट्रांसवर्सल कौन सा है आपका P, यहाँ जो नजर आ रहा है ये ट्रांसवर्सल है और ये ट्रांसवर्सल आपका P नजर आ रहा है। अब जैसे P है ट्रांसवर्सल, तो आप PAC देखो, PAC ये एंगल क्या होगा, यहाँ पे ACR का बराबर होगा, तो ACR मतलब ये ऑल्टरनेट, जब ये लाइन ऐसे करके और ऐसे करके दिया हुआ तो ये ऑल्टरनेट से क्या होता है, बराबर होता है, तो मैंने ये लिखा है। अब साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ ये बाइसेक्टर डाला हुआ है, लिखा हुआ यहाँ पे सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो बाइसेक्टर जैसे डाला बच्चे यहाँ पे, तो एंगल हाफ ऑफ, जैसे PAC, तो PAC जैसे ये हाफ हुआ तो एंगल इसको हाफ करेंगे, इसको भी हाफ करेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा BAC। देखो BAC मतलब यहाँ पे ये एंगल, ठीक है, बराबर हो जाएगा ACD का, तो ACD तो आपका ये ACD मतलब ये एंगल होगा कि नहीं होगा, ये एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्टर की वजह से डाला। तो पहला इक्वेशन हो गया, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। आप यहाँ पे अच्छे तरीके से अपने बुक में क्वेश्चंस को, फिगर को देखते रहना। उसके बाद यहाँ पे AB एंड CD की अगर बात करें बच्चा,
जब ए बी और सी डी की अगर बात करें और यहाँ पे ट्रांसवर्सल हम लोग लेते हैं ए सी को, ठीक है। और जैसे ये ट्रांसवर्सल लेते हैं तो यहाँ देखो बी ए सी, ऑलरेडी यहाँ पे बी ए सी इक्वल टू ए सी डी किसकी वजह से हो जाएगा, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ए बी और सी डी की बात करें, जब ए बी और सी डी की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा, ऑल्टरनेट से। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये इक्वल हुआ, जैसे यहाँ पे बी ए सी इक्वल टू मैंने ए सी डी दिखा दिया, ये ऑलरेडी ट्रांसवर्सल था, हाफ हुआ, हाफ होने की वजह से ये साइड इक्वल टू ये साइड हो चुका है। जब यहाँ पे बी ए सी, जब यहाँ पे ये एंगल, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर हो चुका है तो हम कह सकते हैं ये ऑल्टरनेट से हो चुका है। और जब ये अगर ऑल्टरनेट से एंगल हुआ बराबर तो हम कह सकते हैं सी डी जो होगा वो ए बी के क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। अगर सिंपल सा रूल है, जैसे मान लीजिए आप ये लाइन दो लिए हैं, ठीक है ना, और जब आप कह रहे हैं ये एंगल और ये एंगल अगर ऑल्टरनेट से इक्वल हुआ, तो अगर ऑल्टरनेट एंगल से अगर इक्वल हुआ तब इसका मतलब एल पैरेलल एम भी हुआ। जब ये एल और एम अगर पैरेलल हुआ तो आप कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट से भी बराबर हुआ, ठीक है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे ए बी पैरेलल क्या रख दिया, डी सी रख दिया, क्योंकि ऑल्टरनेट से हो चुका है। उसके बाद बच्चा यहाँ पे सिमिलरली अगर बात करें तो BC एंड AD, देखो यहाँ पे BC और AD पे आ जाओ। जैसे यहाँ पे BC और AD पे अगर आते हैं, ये BC है, ठीक है ना, और यहाँ पे AD है, तो BC और AD की अगर बात करें विथ AC ये ट्रांसवर्सल, AC ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे BCA, तो BCA ध्यान रखना, BCA मतलब ये एंगल BCA ऐसे करके ये एंगल, और उसका CAD, तो CAD मतलब यहाँ पे ये एंगल, तो यहाँ पे ये एंगल, अब ये एंगल, पहले क्या था, पहले ये था ये एंगल और ये एंगल, अब ये और ये एंगल, इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट से होगा करेगा, क्योंकि ये भी बाइसेक्टर डाला हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, BC पैरेलल क्या हो जाएगा, AD, यहाँ BC पैरेलल मैंने AD रख दिया। अब जैसे ये अगर पैरेलल हुआ तो आप कह सकते हो ABCD क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जब ये एंगल इक्वल टू में, ध्यान सुनो बच्चा, जब यहाँ पे ये एंगल इक्वल टू मैंने ये एंगल दिखा दिया, फिर ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिखा दिया, और अल्टरनेट से एक दूसरे का हुआ, तो जब ये साइड इक्वल टू ये साइड हो गया, फिर ये साइड इक्वल टू ये साइड, मतलब ये क्या बन चुका है, पैरेललोग्राम। इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या दिया, पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो PAS है, यहाँ जो देख सकते हो PAS, ठीक है, तो PAS यहाँ देखो बच्चा, यहाँ पे एक स्ट्रेट, ये है P, यहाँ पे A और यहाँ पे आपको दिख रहा है S, तो PAS जो अगर होगा यहाँ पे क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। अब जैसे ही अगर स्ट्रेट लाइन हुआ लिनियर पेड़ से कितना हो जाएगा, इसका सम 180 डिग्री होगा, और जैसे ही 180 डिग्री हुआ तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ये बाइसेक्टर है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्या बोला गया था, ये ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, फिर ये एंगल, ये बाइसेक्टर था कि नहीं था, तो बाइसेक्टर होने की वजह से यहाँ पे हाफ हो जाएगा। जब ये हाफ हो जाएगा तो फाइनली आपको PAC और CS सब एंगल हाफ हो गया, हमको यहाँ पहुंचना है, तो ये एंगल और ये एंगल का जो सम होगा ना, जब दोनों को हाफ कर दिए, 180 डिग्री है ये है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ जो BAD, आप इसको जोड़ के देखो पूरा का पूरा एंगल, यहाँ देखो BAD, ठीक है, कहाँ गया BAD, हाँ यहाँ पे BAD, जब BAD की अगर बात कर रहे हैं तो ये BAD ऐसे कर, तो ये एंगल और ये एंगल जो जोड़ने पे कितना आ जा रहा है, 90 डिग्री। जब ये अगर 90 डिग्री हुआ, जब ये अगर 90 डिग्री अगर हुआ बच्चा, तो ये भी कितना डिग्री होगा, 90 ही होगा। क्यों, क्योंकि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो ये अगर 90 हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा, 90, और ये भी क्या हो जाएगा, 90, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिर्फ बाइसेक्टर डाला हुआ है और यहाँ पे ऑल्टरनेट से ये दोनों चीजें पैरेलल करके मैंने दिखा दिया, जिसकी वजह से ABCD मेरा क्या हो चुका है, पैरेललोग्राम। और सिर्फ उसके बाद मैंने PAC को क्या मान लिया, स्ट्रेट लाइन से, और जैसे अगर स्ट्रेट लाइन से हुआ तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का जो एंगल का जो सम होता है पूरा का पूरा कितना होता है, 180 डिग्री, और ऑलरेडी यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल क्या कह रहा था, हाफ है। जब ये एंगल अगर हाफ था तो ये बचेगा कितना, 90 बचेगा, ये दोनों एंगल का सम 90 मैंने कर दिया। उसके बाद ये अगर 90 हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 ही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के क्लास में मैंने आपको यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बताने की कोशिश किया, ठीक है। और भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, फिलहाल आप लोग को जो है ना ये पार्ट 1 के हिसाब से आपको देखने होंगे। आप पार्ट 2 के लिए अगर बात करें, जो कि फुल चैप्टर की बातें कर रहे हैं, तो आपको उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक बच्चों को अगर समझ में आ चुका है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अगर कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।